तो नमस्ते सभी लोगों को। बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है दिस इज द फिफ्थ क्लास। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एंट्रेंस की। तो आज की क्लास के बाद आप लोग तो बेसिकली आज के बाद से क्या होगा कि जो भी टॉपिक आप पढ़ेंगे उसकी जो रेमेडी का जो पोर्शन है वो भी उसके साथ कवर होता चला जाएगा। तो हम लोगों ने सबसे पहले जितनी चीजें पढ़ी हैं और जो मैंने आपको एक फ्रेमवर्क दिया था, आज उस फ्रेमवर्क की फिर से बात करेंगे, ताकि ये मतलब बैक ऑफ द माइंड में रहे कि एग्जैक्टली करना क्या है हमें। और उसके बाद फिर इंट्रेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कौन से ऑस्पिशियस इंट्रेंस हैं, कौन से इन ऑस्पिशियस इंट्रेंस हैं। अगर मेरे घर का इंट्रेंस इन ऑस्पिशियस है तो क्या कर सकते हैं, क्या रेमेडी कर सकते हैं। ये सारा जो है आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो सब लोग प्लीज पेन एंड पेपर लेके मतलब बैठिएगा और जितने नोट्स बना सकते हैं आप चाहें तो फोटोज भी ले सकते हैं जो मैं स्लाइड शेयर करता हूँ। जिस तरीके से भी आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं किया करिए, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप यहाँ पे आए हैं तो मतलब अगर आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके जाएंगे तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। तो देखिए, कहने का मतलब क्या है कि जो हम लोगों ने फाइव एलिमेंट, मैंने आप सब लोगों से कहा था कि जो फाइव एलिमेंट का कंसेप्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फाइव एलिमेंट पढ़ा, कैसे उसको बैलेंस करना है, एक्सटेंशन है तो क्या करना है, अगर कट है तो क्या करना है, ये सारी चीजें हम लोग सीख गए हैं, ठीक है। तो अगर आप जब भी किसी के घर को या अपने घर को जब आप एनालाइज कर रहे हैं तो करना क्या है। सबसे पहले तो हमें एलिमेंटल इम्बैलेंस को देखना है। सो लुक फॉर एलिमेंट विच डिस्ट्रॉयज और एग्जॉस्ट द एग्जिस्टिंग एलिमेंट। तो मतलब कभी कभी ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सेक्शन या एरिया एग्जॉस्ट मतलब वो क्या कहते हैं कट हो या एक्सटेंडेड हो तभी वो खराब होगा। ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए आपका नॉर्थ साइड का क्या कहते हैं नॉर्थ साइड है, आपने वहां पे ब्लू कलर के पर्दे लगा दिए। अब ब्लू कलर के पर्दे लगा दिए तो वो क्या करेगा, उसको पूरी तरीके से मतलब क्या कहते हैं खराब करेगा। या आपने येलो कलर के पर्दे लगा दिए, तो ये इन चीजों को भी हमें देखना है विथ रिस्पेक्ट टू जो मैंने आपको फाइव एलिमेंट पढ़ाया। हर एलिमेंट बाकी के चार एलिमेंट के साथ हमेशा इंटरेक्शन कर रहा है। तो वो इंटरेक्शन के प्रोसेस में या तो क्रिएट करेगा या डिस्ट्रक्ट करेगा या तो एग्जॉस्ट करेगा। तो ये क्या हो रहा है वो हमें देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट अगर एग्जॉस्ट करता है, अगर वो एक्सटेंडेड जोन में है तो वो सही है, क्यों? क्योंकि वो जोन एक्सटेंडेड है, उसे हमें कम करना है। तो एग्जॉस्ट एलिमेंट जैसे अगर वाटर का जोन है, अगर वहां पे मैंने थोड़े बहुत पेड़ पौधे लगा दिए, या पेड़ पौधे की जगह पे आप कहिए कि मैंने ग्रीन कलर थोड़ा लगा दिया, तो वो अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इफ द जोन इज एक्सटेंडेड देन एलिमेंट विच क्रिएट्स इज नॉट ओके। कहने का मतलब है कि अगर जोन बहुत एक्सटेंडेड है और वहां पे मैं पिछला वाला एलिमेंट लेके आ जाऊं, जैसे अगर मान लीजिए वाटर है और अगर मैं स्पेस लेके आऊं तो क्या करेगा, वाटर को और बढ़ाएगा, तो वो फिर बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। इसके बाद मैंने क्या कहा था कि जो तीसरा एलिमेंट होता है प्रीवियस टू प्रीवियस, वो क्या करता है, उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करता है ना। तो कहने का मतलब है जैसे अगर हम वाटर की बात कर ले तो वाटर क्या करेगा, अगर उसमें अर्थ आ गया तो वो उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। कोशिश करेंगे कि मिनिमम जितना कम से कम हम रख सकते हैं उस एरियाज में, वहां पे वो रखेंगे, ठीक है। तो एंटी एलिमेंट को देखिए, एंटी एक्टिविटी, एक्टिविटीज जैसे बेडरूम किचन तो अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे ये समझ में आना शुरू हो जाएगा कि कौन सी चीज कहाँ पे करनी चाहिए, कहाँ पे नहीं करनी चाहिए। मैंने आपको वास्तु पुरुष का कंसेप्ट समझाया था और चार जोन का कंसेप्ट समझाया था कि वेट, हॉट, ड्राई एंड कोल्ड। तो उसको कभी नहीं भूलना, बिकॉज दैट इज द बेस जहां से सारे ये प्रिंसिपल निकल के आ रहे हैं। अगर मैं फाइव एलिमेंट की भी बात करता हूँ तो ये जो चार जोन मैंने बताए थे पहले के क्लासेस में, वहीं से ये सारी चीजें कि घर में कौन सी चीज कहाँ पे अरेंज, जो वेट जोन है वहीं पे पानी हो सकता है, तो वहीं पे हमारा हमने वाटर का एरिया मार्क किया हुआ है। तो वहीं से सारा का सारा जो वास्तु है, जो वास्तु के नियम है, वो वहीं से निकल के आ रहे हैं। अगर ये चार जोन को आप पकड़ के चलते हैं तो एक्टिविटी भी आपको क्लियरली डिफाइंड हो जाएगी कि कहाँ पे सोना चाहिए, कहाँ पे खाना चाहिए, टॉयलेट कहाँ पे बनना चाहिए। सारी चीजें उस जोन के हिसाब से धीरे धीरे आपको क्लियर होनी शुरू होंगी। जब हम लोग एक्टिविटी वगैरह की बात करेंगे वहां पे इसका डिस्कशन करेंगे। एंटी ऑब्जेक्ट देखिए, जैसे
पेंटिंग वगैरह हो गया, अब स्क्वायर पेंटिंग कहीं लगा दी, हो सकता है उसका जोन गड़बड़ हो तो वहां पे वो गड़बड़ कर देगा। ठीक है, इस तरीके से ये चीजें आप देख सकते हैं। जब भी हम किसी का, अच्छा देखिए एक चीज ये समझिएगा कि किसी भी घर को वास्तु कंप्लायंस बनाया जा सकता है। मैंने दो चीजें बताई थी, एक तो बताया था वस्तु और एक बताया था वास्तु। तो वास्तु क्या है? वास्तु ये एक ऐसा प्रिंसिपल है कि वस्तु को हम किस तरीके से अरेंज करें कि एनर्जी ब्लॉक ना हो। ठीक है, बहुत सिंपल है। हमारे घर में एक क्लॉकवाइज एनर्जी मूव कर रही है। यूनिवर्स में कभी भी कोई भी एनर्जी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो क्लॉकवाइज मूव करती है। वो कहाँ से आती है? नॉर्थ ईस्ट से वो एनर्जी आ रही है। ठीक है, और वो क्लॉकवाइज मूव करती है। तो मेरा घर दो जगह से इस यूनिवर्स से कनेक्टेड है। नंबर वन, एक तो नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टेड है, और दूसरा जो मेरा एंट्रेंस है। तो एंट्रेंस कैसा होना चाहिए? एंट्रेंस ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो क्लॉकवाइज मूवमेंट को हिंडर करे। एंट्रेंस कैसा होना चाहिए कि वहां से जो एनर्जी आ रही है वो उस क्लॉकवाइज एंट्रेंस को चाहे तो ना कुछ करे, चाहे तो मतलब इनहेंस ना करे, लेकिन हिंडर नहीं करनी चाहिए, मतलब खराब नहीं करनी चाहिए। तो किसी भी घर को वास्तु कंप्लायंस बनाया जा सकता है अनटिल अनलेस वी अंडरस्टैंड द साइंस और प्रिंसिपल बिहाइंड। तो अगर हमें किसी घर को वास्तु कंप्लायंस बनाना है तो हमें कौन कौन सी चीजों के बारे में सोचना पड़े? पहला है मेन एंट्रेंस। ठीक है, मेन एंट्रेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे सिंपलेस्ट चीज होती है वास्तु में जिसको आप फिक्स करके अपने घर को, अपने मेन एंट्रेंस को वास्तु कंप्लायंस बना सकते हैं। ठीक है ना? रिजल्टेंट फोर्स इज अनादर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है। देखिए, अगर आपका रिजल्टेंट फोर्स अगर गड़बड़ है तो आप कितने भी वास्तु पे उपाय कर लीजिए, कितने भी एलिमेंटल बैलेंस कर लीजिए, एनर्जी आएगी ही नहीं। तो एनर्जी मूव क्या करेगी? और जब एनर्जी मूव नहीं करेगी, इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। अगर वो एनर्जी मूव नहीं कर रही आपके घर में क्लॉकवाइज, तो अल्टीमेटली आपका घर डेड है। ठीक है, और अगर डेड है तो फिर वहां पे आप अगर रह रहे हैं तो आपको कैसी एनर्जी वहां से मिलेगी? वो घर आपकी एनर्जी देने की जगह पे आपकी एनर्जी सक कर रहा, आपकी एनर्जी सक कर रहा है। तो क्या होगा? अल्टीमेटली आपके अंदर बीमारियां होंगी, प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, जिन घरों में क्लॉकवाइज की जगह पे अगर एंटी क्लॉकवाइज एनर्जी अगर मूव करना शुरू कर जाती है, तो आप समझ लीजिए कि वैसे घर जो है खंडहर हो जाते हैं। या कोई ऐसी बिल्डिंग अगर कंस्ट्रक्ट हो रही है और वो किसी रीजन से कुछ इस तरीके का उसका निर्माण हो गया कि कोई हिस्सा पहले बन गया जिसको नहीं बनना चाहिए, जैसे साउथ का हिस्सा पहले बनना चाहिए, ईस्ट का हिस्सा बाद में बनना चाहिए, या नॉर्थ का हिस्सा बाद में बनना चाहिए। तो ऐसा ना करके अगर उल्टा कर दिया तो वो उसमें अगर एनर्जी कहीं एंटी क्लॉकवाइज मूव करनी शुरू हो जाएगी तो उस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन रुक जाएगा। वो बिल्डिंग बनेगी ही नहीं, बिकॉज अल्टीमेटली वो बिल्डिंग अब पॉजिटिव एनर्जी जनरेट नहीं कर रही कि उसका ग्रोथ हो, वो नेगेटिव एनर्जी जनरेट कर रही है। फिर कुछ ना कुछ ऐसे क्या कहते हैं सर्कमस्टांसेस बनेंगे जिसकी वजह से फिर वो बिल्डिंग का बनना रुक जाएगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स इसकी बात कोई नहीं करता है वास्तु में। सब लोग खाली फाइव एलिमेंट, सब लोग खाली जो है ये यहाँ पे रख लो, वहां पे वो रख लो, यहाँ पे पिरामिड लगा लो, ये सारी चीजों की बात करते हैं सब लोग। ठीक है, लेकिन अगर आपने देखिए गोल क्या है हमारा गोल बहुत सिंपल। गोल हमारा सिर्फ और सिर्फ इतना सा ही है कि हमारे घर में क्लॉकवाइज एनर्जी मूव करनी चाहिए। और ये पूरा का पूरा वास्तु का जो नियम बना है कि यहाँ पे जल तत्व है, यहाँ पे आकाश तत्व है, इसको हल्का रखो, इसको भारी रखो, ये जितनी भी चीजें हम कर रहे हैं ये एनर्जी के मूवमेंट को रोकना नहीं चाहिए। जैसे अगर हम फेंगशुई की भी बात करें तो उसमें वो कहता है कि ची एनर्जी हमारे घर में फ्लो कर रही है। वो ची एनर्जी अगर अगर रुक गई तो उस घर में प्रॉब्लम है। अगर वो एनर्जी कॉन्टिन्यूअस अगर फ्लो कर रही है तो वो घर बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो सेम यहाँ पे भी यही प्रिंसिपल है। तो रिजल्टेंट फोर्स, मेन एंट्रेंस और रिजल्टेंट फोर्स, दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन वास्तु। अगर आपने ये फिक्स कर लिया, रिजल्टेंट फोर्स के लिए मैंने क्या बताया था? एनर्जी नॉर्थ ईस्ट से आती है,
ब्रह्म स्थान में आती है और ब्रह्म स्थान से साउथ वेस्ट में जाती है। ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं होना चाहिए। मतलब नॉर्थ ईस्ट क्यों कहते हैं कि ब्रह्म स्थान ओपन होना चाहिए? देखिए क्या होता है, जब नॉर्थ ईस्ट से एनर्जी आती है वो ब्रह्म स्थान में जाती है। जब ब्रह्म स्थान में जाती है एनर्जी तो दो चीजें होती है। एक, ब्रह्म स्थान से वो साउथ वेस्ट में जाती है, और एक जो होता है कि वो डिस्पर्स भी होती है एनर्जी, मतलब सारी जितनी भी दिशाएं हैं, सब दिशाओं को ब्रह्म स्थान से ही एनर्जी मिलती है। पहले के समय में कहा जाता था कि ब्रह्म स्थान ओपन होना चाहिए। ओपन मतलब ओपन टू स्काई होना चाहिए। अगर आप देखेंगे, जितने भी वास्तु आप देखेंगे, अगर किसी महल का वास्तु आप देख रहे हैं, पैलेस का वास्तु आप देख रहे हैं, तो आपको कहीं पे भी ब्रह्म स्थान ओपन टू स्काई नहीं मिलेगा। वो ओपन एरिया होगा। ओपन एरिया मतलब वहां पे कोई भी चीज आनी नहीं चाहिए, पिलर नहीं आना चाहिए, कोई हैवी फर्नीचर नहीं आना चाहिए। जितना उसको आप क्लटर फ्री और ओपन रख सकते हैं उतना अच्छा है। लेकिन अगर वो ओपन टू स्काई हो गया तो एनर्जी मेरे घर में आई, अब उस एनर्जी को ब्रह्म स्थान से होते हुए साउथ वेस्ट में जाना है, बाकी की दिशाओं को भी एनर्जी देनी। लेकिन अगर वो ओपन टू स्काई हो गया तो वो एनर्जी फिर वापस से स्काई की तरफ चली जाएगी। तो ब्रह्म स्थान एम्प्टी होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज जो आपका रिजल्टेंट फोर्स है वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, और उसकी वजह से जो आपकी प्रॉपर एनर्जी घर में मेंटेन होनी चाहिए वो मेंटेन नहीं है। तो अगर आपने ये दो कंसेप्ट फिक्स कर दिए, ठीक है, आज हम लोग मेन एंट्रेंस की बात कर लेंगे, और रिजल्टेंट फोर्स के लिए भी मैं कुछ चीजें बता दूंगा। मैंने ऑलरेडी लास्ट क्लास में आप लोगों को अ, नीले कलर के गमले में, छोटे से गमले में मनी प्लांट लगाने को बोला था। अगर आप लोगों ने वो किया होगा तो बहुत अच्छा है, बिकॉज कहीं ना कहीं वहां से क्या करता है वो उसको बैलेंस, तो उसकी थोड़ी और हम लोग बात कर लेंगे कि किस तरीके से नॉर्थ ईस्ट को बैलेंस करना है। तो नॉर्थ ईस्ट को बैलेंस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपका नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है, बढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, वैसे तो क्या कहता हूँ मैं कि अगर बाउंड्री वॉल है वहां पे थोड़ा बहुत नॉर्थ ईस्ट का एक्सटेंशन है तो चल। सर थोड़ा वॉइस का शायद इशू आ रहा है। चैट बॉक्स में भी आ रहा है, मुझे भी थोड़ा लग रहा है ऐसे। ऑडियो इशू है क्या? इशू आ रहे हैं क्या? थोड़ा सा इशू आ रहा है। ओके, क्लियर वॉइस नहीं आ रहा। गिव मी 1 मिनट। जी जी सर जी। हाँ बोलना। पुरुषोत्तम जी, अभी ठीक है? नहीं सर, कुछ ब्रेकिंग आ रही है आवाज की। मैं फिर से ज्वाइन करूँ क्या एक बार? जी सर प्लीज। ओके, सो सॉरी अबाउट दैट। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि अगर आप अपने घर के मेन एंट्रेंस को और अगर रिजल्टेंट फोर्स को देखिए, कैसे कहने का मतलब क्या है कि मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो वास्तु का सही तरीका है, ठीक है, आप उसको समझने की कोशिश करिए। अगर हम कभी भी कोई चीज सीखते हैं या अगर हम कभी भी कोई चीज करने की कोशिश करते हैं, तो अल्टीमेटली हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उस चीज को किया जाए, उसके पीछे का साइंस क्या है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ ये कह दूं कि आप अपने 5 एलिमेंट को बैलेंस कर लीजिए, आप ये कर लीजिए, वास्तु उससे भी हो जाएगा, वैसे ही चला आ रहा है। लेकिन वो करना क्यों, वास्तु करने का मेन रीजन क्या है? तो मेन रीजन है मुझे अपने घर की एनर्जी फिक्स करनी है।
यूनिवर्स में पॉजिटिव एनर्जी हमेशा क्लॉकवाइज मूव, हमारे शरीर में भी जो एनर्जी मूव कर रही है वो क्लॉकवाइज मूव कर रही है। अगर उसमें कोई हिंड्रेंस आता है तभी मुझे बीमारी और बाकी की चीजें होंगी, ठीक है। तो अगर आपने अपने मेन इंटरेस्ट को फिक्स कर लिया, अगर आपने अपने रिजल्टेंट फोर्स को फिक्स कर लिया, तो ये दो चीजें अगर आपने कर ली, घर की एनर्जी पॉजिटिव, घर की एनर्जी क्लॉकवाइज होनी शुरू हो जाएगी और आपको ये फील होगा। आप ये मत देखिए कि कितने पैसे मिल रहे हैं, वो जब पैसा मिलना होगा, पैसा जहां से आना होगा वो भी आएगा, लेकिन आपको घर के अंदर आते ही फील होगा कि बड़ा ही हल्का है, बड़ा ही एक लाइट सा, मतलब एक जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो बड़ी लाइट सी होती है। आपको फील होगा कि यस, घर में थोड़ा अच्छा लग रहा है, घर में बैठना अच्छा लग रहा है, घर में क्या कहते हैं, जो पति पत्नी है में भी उनमें तनाव कम हो गया, या घर के जितने मेंबर है उनमें तनाव कम हो गया है, आपका स्लीपिंग पैटर्न अच्छा हो गया। ये चीजें आपको अपने आप दिखनी शुरू हो जाएंगी जब घर की एनर्जी पॉजिटिव होगी। और ये दो चीजें अगर आपने सिर्फ कर ली, अगर आप बाकी की जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ अगर आपने नहीं भी की, अगर सिर्फ दो चीजें ये कर ली और थोड़ा बहुत एलिमेंटल बैलेंस कर लिया, आपका घर 90% वास्तु कंप्लायंस हो, ठीक है। तो मेन एंट्रेंस हो गया, रिजल्टेंट फोर्स हो गया। इसके बाद वास्तु पुरुष एंड फोर जोन, मैंने हॉट, कोल्ड, ड्राई और वेट, ये चार जोन बताए थे आप लोगों को। तो इन चार जोन पे ही हमें फोकस करना है, जैसे जो, और अल्टीमेटली ये जो चार जोन हैं, यहीं से मेरा फाइव एलिमेंट का कंसेप्ट निकल के आता है। तो अगर मैंने या तो ये चार जोन को देख लिया या मैंने फाइव एलिमेंट को देख लिया, जहां पानी है वहां पे आग वाली एक्टिविटी नहीं अच्छी होगी। अगर मैं नॉर्थ में, अगर मैं किचन बनाता हूँ, नॉर्थ ईस्ट में अगर मैं किचन बनाता हूँ, तो वो एंटी एक्टिविटी हो गई। अगर वो एंटी एक्टिविटी हो गई तो क्या करेगा पानी, क्या करेगा पानी, आग अगर आपने वहां जलाया तो आग और पानी एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने का, पानी क्या करेगा आग को डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा। तो पानी इम्बैलेंस हो गया। और साउथ ईस्ट या साउथ ऑफ साउथ ईस्ट जहां पे किचन होना चाहिए, वहां पे जो है अब फायर जल ही नहीं रही। तो अब देखिए दो चीजें हो गई, एक तो नॉर्थ ईस्ट में जो है आपने फायर जला दी, तो आपने नॉर्थ ईस्ट भी खराब कर दिया, और साउथ ऑफ साउथ ईस्ट जहां पे एक्चुअली फायर जलना चाहिए, फायर स्ट्रांग होना चाहिए, वो भी नहीं हो रहा है। तो जब ऐसा कुछ होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंसिंग ऑफ फाइव एलिमेंट्स जो है वो हो गया। एक्टिविटी जो है रूम्स या जोन्स, तो वही जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी किचन के बारे में, तो कौन सी एक्टिविटी हम कहाँ पे कर रहे हैं, वो सही जगह है या नहीं सही जगह है। अगर नहीं सही जगह है तो उसे हमें फिक्स करना पड़ेगा। अगर नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में अगर किचन आता है तो उसे हमें बैलेंस करना पड़ेगा। और साथ में साउथ ईस्ट में ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो बैलेंस रहे और वहां पे भी फायर स्ट्रांग रहे। जब हम ये करेंगे तो अगेन इससे क्या हो रहा है, अगेन वही चीज हो रही है कि जो मेरा रिजल्टेंट फोर्स है और जो मेरी फाइव एलिमेंट की जो एक्टिविटी है, जो मेरा फाइव एलिमेंट की वजह से जो घर में क्लॉकवाइज एनर्जी मूव होगी, उसको मैं कहीं से भी वो नहीं कर रहा हूँ, डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। आप समझ रहे हैं ना। तो कहने का मतलब ये है कि इट्स ऑल अबाउट एनर्जी, इट्स ऑल अबाउट कि हम क्लॉकवाइज जो एनर्जी मेरे घर में मूव कर रही है उसको डिस्टर्ब ना करें। तो अगर ये सारी चीजें हमने अगर फॉलो की तो हम अपने घर के वास्तु को फिक्स कर सकते हैं। और यहीं से जो हम लोगों का एक फ्रेमवर्क निकल के आया था, जो मैंने आप सब लोगों को, जब क्लास शुरू हुई थी आई थिंक दूसरे क्लास में, मैंने आप लोगों को एक फ्रेमवर्क, जब भी किसी के घर का अगर हमें वास्तु करना है तो हमेशा हमें इस फ्रेमवर्क को ध्यान में रख के ही करना है। तो घर पे गए, आपने उनका मैप बनाया, आपने सारी ग्रीडिंग कर ली, सब कुछ कर दिया। सबसे पहली चीज आपको क्या देखनी है, उनका एंट्रेंस देखना है। अगर आपने उनके एंट्रेंस को फिक्स कर दिया तो मैंने हमेशा बोला है कि 70% वास्तु हो गया। आपका घर 70%, अगर आप 70% नहीं भी मानते हैं तो मोर देन 50% तो कंप्लायंस हो ही गया, ठीक है। इसके बाद हमें रिजल्टेंट फोर्स को देखना है। नंबर 2 पे आएगा रिजल्टेंट फोर्स। तो मतलब उस पर्टिकुलर लाइन को हमें बहुत ध्यान देना है। ये उसको सिर्फ एक जनरल फाइव एलिमेंट की, हाँ यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पे वाटर होना चाहिए, ये नहीं, ये नॉर्थ ईस्ट, ब्रह्म स्थान और साउथ वेस्ट, इस पूरे लाइन को, ये जो रिजल्टेंट फोर्स है हमारा, इसको बहुत ज्यादा ध्यान देना है।
कि कैसे इसको मैं स्ट्रांग करूं, कैसे इसको मैं बैलेंस करूं। तो दूसरी चीज हमें रिजल्टेंट फोर्स पे ध्यान देना है। तीसरी चीज जो आ गई वो आ गई फाइव एलिमेंट्स। तो हमें पूरे घर का हमने ग्रिड कर लिया, अब हमें पता है कि कहाँ पे एक्सटेंशन है, कहाँ पे कट है। उसके हिसाब से पूरे घर को बैलेंस करेंगे। और प्लस इसके बाद 16 डायरेक्शंस या जोन्स में जाएंगे और वहां पे देखेंगे क्या एंटी एक्टिविटी, क्या एंटी एलिमेंट पड़ा हुआ है, उनको बैलेंस करेंगे। जब आपने ये पूरा का पूरा काम कर लिया, अब आपका घर पूरा का पूरा बैलेंस हो गया, मतलब उसमें क्लॉकवाइज एनर्जी मूव करनी शुरू कर जाएगी। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये सब करने के बाद भी आपको रिजल्ट ना मिले। तो उस केस में ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हुई है। अब पॉजिटिव एनर्जी फोर्स तो बना रहा है लेकिन मूव नहीं कर पा रहा है। तो उसके लिए कांच के एक ग्लास में सेंधा नमक लीजिए, उसमें नमक डाला और उसमें पानी डालिए, उसको घर में रख दीजिए, 1 हफ्ते तक रखिए। वो क्या करेगा, सारी नेगेटिव एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा। जब अब्जॉर्ब कर लेगा तो पॉजिटिव एनर्जी को मूव करने की जगह बहुत आसानी से मिल जाएगी। और अगर आपने ये सब चीजें बैलेंस की हैं तो इवेंचुअली क्या होगा, वो पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बनना शुरू हो जाएगा, और जितना जितना वो स्ट्रांग होता चला जाएगा लाइफ में, उतनी उतनी ब्लेसिंग आती चली जाएगी। ये सारी चीज आपने जब कर ली, इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको आपके जो भी लाइफ प्रॉब्लम्स, ठीक है, जब आप किसी के घर का वास्तु कर रहे हैं तो वो उसके घर पे जाएंगे तो वो आपसे बताएगा कि मेरे जीवन में ये दिक्कत है, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है। तो उन लाइफ प्रॉब्लम्स को भी लिखना है, प्लस एस्पिरेशन। क्या एस्पिरेशन है, जैसे कि किसी हो सकता है कि किसी की जॉब ही नहीं लग रही हो। अगर किसी की जॉब नहीं लग रही है तो उसका सबसे बड़ा नीड क्या है कि उसको जॉब चाहिए। कोई बहुत बीमार रहता है तो उसका सबसे बड़ा नीड क्या है कि उसको उसकी बीमारी कम हो जाए। किसी की नौकरी तो चल रही है लेकिन उसको उतना इंक्रीमेंट या प्रमोशन नहीं मिला। तो इस तरीके की जो भी एस्पिरेशन है उनको नोट करना है। और अब आएगा आपका वास्तु प्रोग्रामिंग। तो बेसिकली डायरेक्शंस के हिसाब से जब हम डायरेक्शंस पढ़ लेंगे तो उनके एट्रीब्यूट्स हम समझने लगेंगे कि कहाँ से जॉब, कहाँ से करियर के लिए मैं ब्लेसिंग्स दे सकता हूँ, कहाँ से मैं प्रमोशंस के लिए ब्लेसिंग दे सकता हूँ, कहाँ से मेरा कैश फ्लो मेंटेन होगा। तो ये सारी चीजें फिर उस जोन के हिसाब से आपको मैं उनकी रेमेडीज बताऊंगा कि कौन से जोन में क्या आप वास्तु प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो ये फाइनल स्टेप, अगर आपने वो पर्टिकुलर चीज की नीड है, आपने उसकी वास्तु प्रोग्रामिंग कर दी, अब आपका घर पूरा बैलेंस है, एनर्जी क्लॉकवाइज पॉजिटिव मूव कर रही है, हर दिशा की एनर्जी पॉजिटिव हो गई है। जब उसमें हम प्रोग्रामिंग करते हैं तब जाके हमें क्विकली जो है रिजल्ट मिल जाता है। आप कभी कभी आपने कहीं से देख लिया, आप लाके कोई चीज घर में रख लेते हो और उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता, बिकॉज अल्टीमेटली अगर एनर्जी पॉजिटिव ही नहीं है तो रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये एक फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग 32 इंट्रेंसेस की बात कर रहे हैं। सारा का सारा इंट्रेंस किस डायरेक्शन में होना चाहिए और उसी डायरेक्शन में क्यों होना चाहिए उसको भी समझेंगे, उसकी क्या रेमेडीज कर सकते हैं उसको भी समझेंगे। और इसके बाद जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो 16 डायरेक्शंस की बात करेंगे, 16 डायरेक्शंस के बारे में समझेंगे, और इस तरीके से एक एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और बहुत डिटेल में चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये जो फ्रेमवर्क है ये सबको क्लियर हो गया होगा। आप प्लीज राइट यस इन चैट बॉक्स अगर ये क्लियर हो गया है, ताकि फिर हम लोग आगे बढ़े। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए हम लोग बात करते हैं अब क्या कहते हैं 32 एंट्रेंसेस की। ठीक है, देखिए कैसा है कि मैं जैसे हमेशा बहुत शुरू से कहते आ रहा हूँ कि अगर आपको कुछ नहीं आता, अगर आपने अपने घर का एंट्रेंस भी कम से कम, अगर आपने दो चीजें कर ली, एंट्रेंस फिक्स कर लिया और रिजल्टेंट फोर्स फिक्स कर लिया, ठीक है, तो इन दोनों चीजों से ही कम से कम आपके जीवन में 90% ब्लेसिंग आ जाएगी, बहुत सारी ब्लेसिंग आ जाएगी। और जब ये चीजें फिक्स होती है ना तो बाकी की चीजें अपने आप फिक्स होनी शुरू हो जाती। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी जब आती है तो बहुत सारे चेंजेस लेके आती है। अगर जैसे न्यूमरोलॉजी में हम अपना नाम चेंज करते हैं तो जीवन में ब्लेसिंग क्यों आती है? जीवन में ब्लेसिंग इसलिए आती है क्योंकि जैसे आपने अपना नाम चेंज किया, आपका लक फैक्टर चेंज हुआ, एनर्जी जो बॉडी में रुकी हुई थी या बहुत अच्छे से फ्लो नहीं कर रही थी, अब वो पॉजिटिव होनी शुरू होती है, क्लॉकवाइज होनी शुरू होती है। तो फिर क्या करती है, वो बाकी की पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट करना शुरू करती है। तो ऐसे ही अगर घर में हमने कुछ भी नहीं किया, हमें कुछ भी नहीं आता है,
अगर हमने रिजल्टेंट फोर्स और मेन एंट्रेंस को फिक्स कर लिया तो घर की एनर्जी धीरे 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 पॉजिटिव होनी शुरू होगी। जब वो पॉजिटिव होनी शुरू होगी तो हायर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करेगी, और जब हायर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करेगी तो अब जीवन की जो समस्याएं हैं वो लोअर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है, तो अब वो बहुत दिनों तक आपके साथ नहीं रहेंगी, आपका साथ छोड़ के वो आगे बढ़ जाएंगी। ठीक है, सो मेन एंट्रेंस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब मैं आपको आज ट्रेड्स भी बताऊंगा कि जो भी हमारे एंट्रेंसेस हैं उनके ट्रेड्स क्या हैं, कैसे वो काम करते हैं। ठीक है, पहले के क्लासेस में हम लोग मेन एंट्रेंस निकालना सीख चुके हैं। यहाँ पे जैसे अगर आप देखेंगे तो N1 से लेकर N8 तक ये नॉर्थ का एंट्रेंस है, E1 से लेकर E8 तक ये ईस्ट का एंट्रेंस है, S1 से लेके S8 तक ये साउथ का एंट्रेंस है, और W1 से लेके W8 तक ये वेस्ट का एंट्रेंस है। तो बेसिकली पूरे जो हमारा घर है उसको हम लोग 32 इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर देते हैं। ईच एंड एवरी एंगल इज 11.25 डिग्री। तो वहां से जो है फिर आपका एक पोर्शन बनता है। अगर आपका डोर किसी एक पर्टिकुलर एंट्रेंस में आ रहा है तो वो आपके जीवन में उस तरीके की चीजें लेके आता है। जैसे ऐसे भी आपने देखे होंगे कि कोई घर है, कोई परिवार है, बहुत सक्सेसफुल, बहुत ग्रोथ किया, दादाजी थे, बाकी लोगों ने बहुत ग्रोथ किया, लेकिन बाद में जब बच्चे आए उनमें बंटवारा हो गया। अब बंटवारा हो गया तो सेम जो घर जहां उसका ब्रह्म स्थान अलग था उसकी वजह से उनका एंट्रेंस किसी ऑस्पिशियस डायरेक्शन में आता रहा होगा। अब क्या किया उन्होंने, घर का बंटवारा कर लिया। अब घर का ब्रह्म स्थान अलग अलग हो गया, घर के दो हिस्से हो गए, घर का ब्रह्म स्थान बदला। अब ब्रह्म स्थान बदलने के बाद क्या हो गया, जो है आपका डोर जो ऑस्पिशियस लोकेशंस पे आता होगा, अब वो डोर जो है अब इनऑस्पिशियस हो गया, और उसके बाद आप देखेंगे कि उसका डाउनफॉल शुरू हो गया। उसमें हो सकता है कि दो घरों में बंटवारा हुआ, एक का एंट्रेंस उसका अगर भाग्य अच्छा था तो वो क्या करेगा, मे बी उसका एंट्रेंस अच्छा होने अच्छी जगह पे चला गया, दूसरे का एंट्रेंस गड़बड़ जगह पे चला गया, तो एक ने अच्छा कर लिया एक ने खराब कर लिया। तो बड़ा बहुत ज्यादा एंट्रेंस का आप समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और क्यों फर्क पड़ता है हम वो भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इफ योर मेन एंट्रेंस इज एज पर वास्तु देन योर हाउस इज 70% वास्तु कंप्लायंस। तो अगर हमारे घर को, अगर घर का हमने डोर फिक्स कर लिया तो ये सबसे इजीएस्ट वे है अपने घर के वास्तु को सही करने के लिए। ठीक है, ऑलरेडी मैं आपको ये चीजें बता चुका हूँ कि ऑलरेडी मैं आपको ये चीजें बता चुका हूँ कि 360 डिग्री को हम 32 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हर जो एक पार्ट बनता है वो 11.25 डिग्री का बनता है। नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ के डायरेक्शन के सारे एंट्रेंस N1 से N8, ऐसे ही E1 से E8, S1 से S8 और W1 से W8, ये सारे एंट्रेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। अब देखिए एक चीज ये समझने की कोशिश करिएगा कि फेसिंग ऑफ द बिल्डिंग क्या होता है। ठीक है, तो आप इसके लिए इस स्लाइड पे वापस जाते हैं। यहां पे अगर आप देख रहे हैं, एक मिनट, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका एक एंट्रेंस यहाँ पे S3 में आता है, इस पर्टिकुलर पोर्शन में आता है, जब आप घर से निकलते हैं अगर आप इस तरीके से फेस करके निकलते हैं, मतलब ईस्ट की तरफ, ये आपका ईस्ट हो गया। ठीक है, तो नॉर्मली कैसा एक कंसेप्ट बनाया माना जाता है कि जिस डायरेक्शन से हम घर के बाहर करते हुए निकल रहे हैं वही मेरा एंट्रेंस होता है, वही उस घर का फेसिंग वैसा हो गया। ठीक है, लेकिन एक चीज हमेशा ये ध्यान देना है, जब हम ग्रिड, और देखिए यही चीजें जो है ना वास्तु के हिसाब से गड़बड़ हो जाती है। अगर हमें पार्शियल नॉलेज होता है, थोड़ा नॉलेज होता है, हमेशा हम यही सुनते आ रहे हैं भाई हाँ आप घर से बाहर निकलते समय आपका जो फेस है उस फेस के डायरेक्शन में, अगर उस डायरेक्शन में जो डायरेक्शन आ रहा है वो आपके घर की फेसिंग हो जाएगी, लेकिन वो सही नहीं है। फेसिंग के लिए हमेशा ये डोर जो भी हमारा फेसिंग, जैसा भी हो, मतलब कहने का मतलब है कि अगर मैं ईस्ट फेस करके भी निकल रहा हूं
तब भी जो किस जोन में, किस हिस्से में वो डोर आ रहा है, उसकी ब्लेसिंग उस तरीके की रहेगी। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डोर S3 में आ रहा है। अब अगर आप ईस्ट फेसिंग करके भी निकलेंगे तब भी आपका जो डोर है वो S3 का ही डोर है। तो अगर S3 में आपका डोर आ रहा है तो S3 के जो भी एट्रीब्यूट्स होंगे वो आपके जीवन में आने शुरू हो जाएंगे और आप उसको रिलेट भी कर सकते हैं। तो फेसिंग का जो ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया, हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। और अगर हमने क्या कहते हैं डायरेक्शन ही गलत निकाल लिया या फेसिंग ही गलत निकाल लिया या गलत तरीके से हमने उसको एनालाइज किया तो फिर ये पूरे के पूरे क्लास का फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है। अब देखिए कहने का मतलब क्या है कि अब नेक्स्ट जो चीज आती है इसमें वो ये आती है कि ये माना जाता है कि हर डायरेक्शन में अगर मैं यहाँ पे देखूं तो जितने भी मैंने N1 से लेके N8 तक, S1 से लेके S8 तक, E1 से E8, W1 से W8, ये जितने भी इंट्रेंसेस है इसमें तीसरा और चौथा, नोट कर लीजिएगा आप सब लोग, इसमें तीसरा और चौथा इंट्रेंस जो है उसको अच्छा माना। ठीक है। किसी भी डायरेक्शन में अगर आप हैं, जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये E3 और E4 अच्छा हो जाएगा, S3 और S4। तो जैसे अगर साउथ का किसी का एंट्रेंस है, नॉर्मली कंसेप्ट क्या है कि साउथ के एंट्रेंस वाले घर नहीं लेने चाहिए, साउथ फेसिंग हाउसेस नहीं लेने चाहिए, अच्छे नहीं होते। लेकिन साउथ फेसिंग हाउस आपको बहुत पैसा दे के जाता है अगर आप उस तरीके से, अगर अगर आपका इंटरेस्ट सही जगह पे, अगर S3 S4 में आता है तो बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं। अगर किसी और उसमें आता है S1 से लेके S8 में तो प्रॉब्लम की बात है। और ये प्रॉब्लम आपके N1 में भी, मतलब नॉर्थ एंट्रेंस में भी, ऐसा नहीं कि नॉर्थ का एंट्रेंस हमने ले लिया तो कोई भी नॉर्थ का एंट्रेंस ऑस्पिशियस है। N3 N4 में अगर आपका डोर आता है, और N8 को भी कभी कभी अच्छा मान लिया था, लेकिन एक थंब रूल हम पकड़ के चलेंगे कि किसी भी उसमें तीसरा और चौथा जो एंट्रेंस है वो अच्छा होता है। ठीक है, ये एक थंब रूल आप लेके चलिए। अब क्वेश्चन दिमाग में ये जरूर आना चाहिए, अगर आप ऑकल्ट के स्टूडेंट हैं तो ये क्वेश्चन आपके मन में जरूर आना चाहिए कि सर तीसरा और चौथा एंट्रेंस ही अच्छा क्यों होता है। क्योंकि अगर मैं सिर्फ इतना बता के चला जाऊं कि भाई तीसरा और चौथा एंट्रेंस जो है वो अच्छा होता है, तो ये मतलब नॉट नेसेसरीली कि मतलब ठीक है वो हमने मान लिया हमारा काम हो गया। लेकिन थोड़ा सा अगर हम लोग इसके बारे में समझने की कोशिश करें, बहुत डिटेल में बहुत डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा सा इसके बारे में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये शायद इंफॉर्मेशन जो है आपको यूट्यूब वगैरह पे नहीं मिलेगी। ठीक है। तो देखिए स्वास्तिक के बारे में सब लोग जानते होंगे। तो स्वास्तिक क्या करता है? स्वास्तिक जो ये सिंबल है ये एक क्लॉकवाइज एनर्जी को डिनोट करता है। हिटलर ने जब स्वास्तिक का सिंबल डिस्टॉर्ट किया, उसका पूरा का पूरा मतलब जो जो भी उसका वो था डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है। क्योंकि उसने उस एनर्जी को, जब उस सिंबल को उसने यूज करना शुरू किया तो उसकी लाइफ में क्लॉकवाइज एनर्जी बहुत आई, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शंस आए, जिसकी वजह से हिटलर हिटलर जो है उसका नेम फेम जो भी था वो खराब हुआ, उसकी मतलब पूरी की पूरी आर्मी डिस्ट्रॉय हो गई। तो स्वास्तिक क्या करता है? स्वास्तिक एक पॉजिटिव एनर्जी को, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये पॉजिटिव एनर्जी किस तरीके से क्लॉकवाइज एनर्जी को ये रोटेट, अगर आप एक जनरल अगर आप देखेंगे तो एक क्लॉकवाइज रोटेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो ये यहाँ से यजुर्वेद में इस चीज की बात कही गई है। और आप सब लोगों ने ये जो श्लोक यहाँ पे दिया है, ओम स्वस्ति नो इंद्रो वृद्धश्रवा, ये जो श्लोक दिया गया है, इस श्लोक को भी आप सब लोगों ने अपने घर में जब पूजा वगैरह हुई होगी तो वहां पे भी देखा होगा। तो जो ये हमारे डोर तीसरे और चौथे पद में ही आने चाहिए, ये जो इसका आंसर है वो आपको यहां से मिलेगा। ठीक है। तो स्वास्तिक का मतलब क्या होता है? स्वास्तिक देखिए दो चीजों से मिलकर बना होता है, सु और अस्थि। तो सु और अस्थि से क्या होता है? स्वास्थ्य बनता है।
स्वास्तिक को संस्कृत में स्वास्ति बनता है, और इसका वो होता है लेट द गुड परवेल, मतलब कुछ अच्छा होने दो, जो अच्छा हो रहा है उसको होने दो। तो ये जो क्लॉकवाइज एनर्जी की मूवमेंट है ये इसको डिनोट करता है। और इसका इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग है कि लेट लॉर्ड इंद्र रूलिंग ऑल द रिचेस ब्लेस अस, भगवान इंद्र जो धन के देवता हैं वो हमको ब्लेस करें। जो लॉर्ड पूषा हैं, जो स्ट्रेंथ के देवता हैं, नॉलेज के देवता हैं, वो हमको ब्लेस करें। गरुड़ा जो है, गरुड़ जो है भगवान विष्णु के वाहन है, हु कैन क्लियर ऑल द ऑब्स्टिकल, उनकी हमको ब्लेसिंग मिले। और उसके बाद लास्ट में जो लॉर्ड बृहस्पति हैं, टीचर ऑफ द देवास, ब्लेस अस विद ऑल द नॉलेज एंड सुप्रीम कॉन्शियसनेस। ठीक है। तो अगर इस चीज को, इस पिक्चर को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, लेट मी मेक इट बिग, ठीक है, थोड़ा सा इस पिक्चर पे आप ध्यान दीजिएगा, तो आप देखेंगे कि इन ईस्ट जो है, ईस्ट डायरेक्शन में इंद्र देवता है। और थोड़ा सा यहाँ पे हमें एस्ट्रोलॉजी का हेल्प, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की थोड़ी हेल्प लेनी पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या कहते हैं, पुष्य नक्षत्र और बाकी चीजों की बात हो रही है। तो आप सिर्फ इसको नोट कर लीजिए फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, आपको एस्ट्रोलॉजी आने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इंद्र देवता है और चित्रा नक्षत्र है। इसके बाद साउथ में जो है गरुड़ देवता है और शर्वना नक्षत्र है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे पूष और रेवती, यहाँ पे जुपिटर और पुष्य। ठीक है। अब ये क्या कहता है, ये जो श्लोक है, अगर आप यहाँ पे और डिटेल में लिख सकते हैं कि ईस्ट में चित्रा नक्षत्र है, साउथ में श्रवणा, वेस्ट में रेवती, नॉर्थ में पुष्य। और उनके रूलिंग लॉर्ड कौन कौन से? चित्रा के रूलिंग लॉर्ड इंद्र है, श्रवणा के भगवान विष्णु, तो गरुड़ जी भी उसको रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि विष्णु जी की सवारी है वो। रेवती जो है वो पूषा नक्षत्र को रिप्रेजेंट करता है, और पुष्या जो है वो बृहस्पति को। तो बृहस्पति उसके देवता हो गए। ठीक है। अब अगर हम इस पे वापस आए, तो पहला जो श्लोक है हमारा, पहला श्लोक क्या कहता है? ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा। इसका मतलब ये हुआ कि दिस मंत्र स्पीक्स अबाउट लॉर्ड इंद्र, लॉर्ड ऑफ ऑल रिचेस एंड लग्जरीज एंड फ्रॉम एनर्जी, एंड लॉर्ड ऑफ ऑल रिचेस एंड लग्जरी एंड फ्रॉम, जो एनर्जी है वो क्या करती है? ईस्ट मूव्स टू साउथ इन द वार्मर जोन। अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे तो ये जो डायरेक्शन है, ये जो एरिया है, ये एरिया भगवान इंद्र जो है वो गवर्न करते हैं। और भगवान इंद्र क्या कह, किसके देवता है? तो रिचेस के देवता है, धन के देवता हैं। तो ये एरिया जो है वो हमारा वेल्थ का। तो ये क्या करता है? अगर, कहने का मतलब ये है कि जितने भी ये डोर, अगर मेरे 3 और 4 में, यहाँ पे 3 और 4 में, यहाँ पे 3 और 4 में, और यहाँ पे 3 और 4 में अगर एंट्रेंस आता है, तो वो क्या करता है? वो कहीं ना कहीं स्वास्तिक के प्रिंसिपल को अप्लाई करता है। और स्वास्तिक क्या करता है? स्वास्तिक का प्रिंसिपल कहता है कि लेट द एनर्जी फ्लो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर आपका इस तीसरे या चौथे पद में एंट्रेंस आता है, तो जो आपकी रिजल्टेंट फोर्स और जो आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट है घर में एनर्जी का, वो उसको और इनहेंस करता है। समझने की कोशिश करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स है और जो हमने घर में सारी जो भी बैलेंसिंग की है, जिसकी वजह से मेरे घर में जो क्लॉकवाइज एनर्जी मूव कर रही है, उस क्लॉकवाइज एनर्जी को अगर तीसरे या चौथे पद में अगर डोर होता है, बिकॉज हम डोर से आते जाते हैं, जब भी आएंगे जाएंगे यूनिवर्स से एनर्जी आती जाती है, तो वो क्या करता है? उस क्लॉकवाइज मूवमेंट को और सपोर्ट करता है। अगर यही इंट्रेंस किसी और डायरेक्शन में आ जाएंगे, तो ये क्या करेंगे? उस क्लॉकवाइज मूवमेंट को हिंडर करेंगे। तो अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट, मेरा गोल क्या है? मेरा गोल है कि मेरा जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है वो हिंडर ना हो। तो इसीलिए तीसरे या चौथे पद में जब मेरा डोर होता है,
तो वो क्लॉकवाइज मूवमेंट को सपोर्ट करता है। तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है, बिकॉज दैट्स द एंड गोल, दैट आई नीड टू मेंटेन क्लॉकवाइज एनर्जी। कोई भी चीज ऐसी जो एंटी क्लॉकवाइज एनर्जी जनरेट कर रही है, वो मेरे लिए नुकसानदायक है। अगर मेरा घर तीसरे या चौथे पद का उसका डोर या एंट्रेंस नहीं होगा, तो उसकी जो क्लॉकवाइज एनर्जी है फिर वो हिंडर होगी। ठीक है, सबको ये चीज क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ तो प्लीज राइट यस इन चैट बॉक्स। वेरी। तो पहला जो था स्वास्तिक का, जो पहला पोर्शन है, जो हमारे घर पे जब स्वास्तिक पड़ता है, तो जो पहला पोर्शन है, भगवान इंद्र ने हमें क्या दिया? वेल्थ दिया। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा है स्वस्ति न पूषा विश्व वेदा। दिस मंत्र स्पीक्स अबाउट लॉर्ड पुषा, deity of Revati, one who gives strength and nourishment. Energy from west moves to north in the colder zone. तो अगर हम पुषा की बात करें, तो पुषा क्या करता है? पुषा जो है हमें हेल्थ देता है। ठीक है, और यहाँ पे जो एनर्जी है वो वेस्ट से कहाँ मूव कर रही है? नॉर्थ की तरफ, कोल्ड जोन की तरफ मूव कर रही है। तो अगर यहाँ पे अगर मेरा डोर रहा, तो ये मुझे हेल्थ देता है, पॉजिटिव हेल्थ देता है। स्वस्ति नस्तचार्यो अरिष्ट नेमि। This mantra speaks about Lord Garuda, the vehicle of Lord Vishnu, deity of Shravana, is capable of protecting against the obstacle, so no harm is caused. Energy from south moves to west in a dry zone. ये जो पोर्शन है, ये लॉर्ड गरुड़ा उसको रूल कर रहे हैं, और ये क्या देते हैं? ये हमारे जीवन के सारे ऑब्स्टिकल्स को खत्म करते हैं। ठीक है, और तभी ये एनर्जी क्लॉकवाइज मूव कर रही है। इसके बाद आता है स्वस्तिनो बृहस्पति धातु। फोर्थ मंत्र स्पीक्स अबाउट लॉर्ड बृहस्पति, deity of Pushya, who is the ultimate guide and provides the wisdom and knowledge. अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो नॉर्थ वाला जो पोर्शन है, नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन जो है, वो विजडम की बात करता है, विजडम देता है। ठीक है, और अगर हम अपने घर को भी देखें, तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में हमें विजडम ही मिलता है। तो बृहस्पति जो है, भगवान बृहस्पति क्या करते हैं? हमें विजडम देते हैं। तो अगर हमने तीसरे और चौथे पद में अगर अपने डोर का निर्माण किया, तो हम इस एनर्जी जो स्वास्तिक से जो हमें पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, उस एनर्जी फ्लो को हम ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करते हैं, उस एनर्जी फ्लो को हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं, और पॉजिटिव एनर्जी जो है घर में एंटर करती है, क्लॉकवाइज एनर्जी घर में एंटर करती है, और उस घर के एनर्जी फ्लो को फिर वो बनाए रखती है। ठीक है, तो दैट इज द रीजन जो तीसरा और चौथा पद है मेरे घर में, वो जो है क्या कहते हैं, अच्छा है एंट्रेंस के लिए। और किसी पद में अगर हमने घर बनाया, तो वो मेरे क्लॉकवाइज एनर्जी को डिस्टर्ब करेगी, और अल्टीमेटली इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग द ब्लेसिंग, वो कहीं ना कहीं परेशानी ही लेके आएगी। ठीक है, तो आप सब लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि हमें किसी भी घर की एनर्जी को क्या कहते हैं, किसी भी घर के डोर को तीसरे और चौथे पद में ही क्यों बनाना है। ठीक है, अब नॉर्थ, अब एक एक करके सारे एंट्रेंस की बात कर लेते हैं, और उसमें क्या अच्छा है तो क्यों अच्छा है, खराब है तो क्यों खराब है, उसकी बात कर लेते हैं। आई होप कि सबको ये चीज समझ में आ गई। अगर समझ में आ गई है तो प्लीज प्लीज राइट यस इन चैट बॉक्स सर की। ये कुछ ब्लैक करके पट्टी कुछ आ रही है स्क्रीन पे, क्या आप देख पा रहे हैं क्या? मुझे तो नहीं दिख रही है, एक मिनट, अगर मैं सर मैं इसको वो आपको एक कर दूं। बार स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप करता हूँ, सर एक बार देखिए। अब देखिए, अभी भी आ रही है क्या? एक मिनट। अभी भी आ रही है सर, थोड़ी अभी राइट में आ रही है, कभी ऊपर आ जाती है, कभी नीचे आ जाती है।
कभी बीच में भी आ जा रही है कभी कभी। अभी अभी कैसा दे रहा है प्रज्वल जी? अभी दिख तो रहा है लेकिन ऊपर और साइड में आ ही रही है सर। अभी वापस भेजता हूँ सर, देखिए आप। अभी ऐसे आ रही है, दिख तो रहा है अब लेकिन। देखिए, अब देखिए। हाँ सर, अब ओके है, एकदम परफेक्ट है अब। एक्चुअली वो जो अभी भी आ रही है लेकिन ऊपर ऊपर आ रही है बस, लेकिन चलेगा ये तो। हाँ वो एक्चुअली वो जो अपने वो आते हैं ना, मतलब जो दिखते हैं लोगों के फेसेस, जी जी। तो उसकी वजह से ऐसा हो रहा है मेरे हिसाब नाउ से। अब जैसे अभी फिर ओके से सर, आने लगी होगी। वापिस आ गई सर। हाँ हाँ ठीक है, मैं हटा देता हूँ उसको, अब ठीक है ना? नहीं, हाँ अब सही है सर। यस। ठीक है, चलिए अभी इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोग को अब ये समझ में आ गया कि हमारे घर का एंट्रेंस जो है N3 N4 में क्यों होना चाहिए। ये चीजें आपको क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि हर घर के एंट्रेंस को समझते हैं, उसके क्या गुणधर्म है उसको समझते हैं। तो जैसे अगर N1 से लेके N8 तक अगर एंट्रेंस है, तो N3 N4 और कभी कभी N8 के एंट्रेंस को भी बेनिफिशियल या ऑस्पिशियस मान लिया जाता है। N1 N2 N5 N6 और N7 के जो एंट्रेंस है उनको अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, अब जो N1 है उसको रोग करके एक देवता है, वो उस एंट्रेंस को गवर्न करते हैं। ये नेगेटिव एंट्रेंस होता है। यहाँ पे अननेसेसरी जो है घर में फाइट्स वगैरह रहेंगी, पॉसिबिलिटी ऑफ मर्डर एंड डेथ होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं उस घर में जो भी रेजिडेंट होंगे। N2 जो है एंट्रेंस नागा, ये भी नेगेटिव एंट्रेंस है। ये फैमिली मेंबर में जो है जेलसी वगैरह लेके आता है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस रहते हैं। और आप देखिएगा, अगर आप इन चीजों को, अगर अपने घर का एंट्रेंस आपने निकाल लिया है, अगर आप उससे रिलेट करके देखेंगे तो आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि यस, कहीं ना कहीं ये चीज मैच कर रही है। N3 जो है उसको मुख्य देवता जो है रूल करते हैं। ये एक ऑस्पिशियस एंट्रेंस है और आपको बहुत सारा पैसा, बहुत सारी मॉनेटरी बेनिफिट और सक्सेस जो है एवरी डोमेन, ये हर चीज वो एक चीज अपने आपके जीवन में लेके आता है। N4 जो भल्लाट देवता उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी एक ऑस्पिशियस एंट्रेंस है। बहुत सारा अबंडेंस जो है मनी का, प्रॉस्पेरिटी का, वेल्थ का और ग्रोथ, ये सारी चीजें ये एंट्रेंस आपको दे के जाता है। तो N3 और N4 जो है नॉर्थ में अच्छे एंट्रेंस है। अगर यहाँ पे आपके एंट्रेंस आते हैं तो बहुत ज्यादा आपके जीवन में ब्लेसिंग रहेगी, पॉजिटिविटी रहेगी। N5 जो है उसको सोमा देवता उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी सोसो एंट्रेंस है। अगर किसी क्या कहते हैं टेम्पल का या होली प्लेस का अगर ये एंट्रेंस बनाया जाए तो अच्छा होता है। ऐसे घर में जो लोग रहेंगे वो बहुत ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के हो जाएंगे। तो मतलब बहुत ऐसे आपको मटेरियल बेनिफिट ये एंट्रेंस नहीं दे के जाता है। N6 भुजग, ये भी एक नेगेटिव एंट्रेंस है। ये नेगेटिव नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है रिलेशनशिप में। बहुत ज्यादा एंजाइटी और रूड बिहेवियर वगैरह लेके आता है, तो ये भी एक बहुत नेगेटिव इंट्रेंस है। N7 भी एक नेगेटिव इंट्रेंस है। और इसमें क्या होता है कि जो घर की लड़कियां होती हैं वो थोड़ी सी बागी किस्म की हो जाएंगी, घर के जो कल्चर है, रूल रेगुलेशन है, उनको नहीं फॉलो करेंगी। बहुत ज्यादा क्लैशेस जो होते हैं, जो फीमेल चाइल्ड चाइल्ड है स्पेशली, उनमें और परिवार के लोगों में क्लैशेस क्लैशेस बहुत ज्यादा होते हैं। N8 ये एक क्या कहते हैं एक्सेप्शन है। तो इसको एक ऑस्पिशियस इंड्रेंस माना जाता है। ये आपको हायर बैंक बैलेंस देता है और ऑलमोस्ट हर फील्ड में जो आपको कहीं ना कहीं सक्सेस देता है। तो दिस इज ऑल अबाउट नॉर्थ एंट्रेंस। तो नॉर्थ एंट्रेंस में हमने देखा कि N3 N4 और N8 जो है ये अच्छे एंट्रेंसेस हैं। बाकी के अगर कोई भी एंट्रेंस हमारे होते हैं तो वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कहीं ना कहीं वो नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं साउथ के एंट्रेंस की तरफ। देखिए साउथ यहाँ पे लिखा नहीं है, गलत लिखा हुआ है। तो साउथ का जो एंट्रेंस है हमारा, उसमें अगेन S3 और S4 जो है वो अच्छा माना जाएगा। S1 S2 S5 S6 S7 और S8 जो है वो अच्छा नहीं माना जाएगा। तो उसको आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा।
जो S1 का एंट्रेंस है उसको अनिल देवता रूल करते हैं। तो ये कैसा है कि बहुत ज्यादा नेगेटिव जो है इम्पैक्ट लेके आता है, खासकर मेल चिल्ड्रन पे। और घर का जो बड़ा लड़का है उसके अंदर जो है बुरी आदतें, बुरी संगत, ये सारी चीजें जो है आनी शुरू हो जाती है। अगर ऐसा कभी आपने देखा है कि घर में बड़ा लड़का जो है वो मतलब नालायक हो गया या इस तरीके का अगर कहीं आपके आसपास भी देखने को मिलता है, तो अगर आप उसको एनालाइज करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो उनका एंट्रेंस जो है S1 का रहता है। S2 जो है पुषा, दिस एंट्रेंस इज गुड फॉर द जॉब प्रोफेशनल। तो देखिए ये जो एंट्रेंस है, अगर आप जॉब वगैरह में जैसे आईटी में हैं या किसी कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो ये एंट्रेंस अच्छा है आपके लिए। ये क्या करता है, ये दूसरों के लिए काम करने की एक क्या कहते हैं टेंडेंसी लेके आता है। तो जैसे आप अगर S2 के घर में रह रहे हैं तो कभी भी फिर आप अपने लिए, जैसे अगर आपको खुद का कुछ शुरू करना है या खुद का आप कुछ करना चाहते हैं, जैसे एस्पिरेशंस होते हैं लोगों के, वो आप कभी नहीं कर पाएंगे। आपके मन में शायद उस तरीके के विचार भी नहीं आएंगे। आप दूसरे के लिए बड़े ओबीडियंट रहेंगे, वहां पे आप बहुत डेडिकेशन के साथ, और आपको वहां पे ग्रोथ भी मिलेगी, लेकिन फिर आप हमेशा दूसरों के लिए ही काम करते रह जाएंगे। तो इन अ सेंस ये एंट्रेंस अच्छा है का मतलब ये है कि अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा, लेकिन फिर हमेशा आप वर्किंग प्रोफेशनल किसी दूसरे के लिए ही काम करते रह जाएंगे, अपने लिए कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या अपनी कंपनी ओपन करना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं, तो वो चीज करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। S3 जो है, S3 विठाता, दिस इज द बेस्ट एंट्रेंस इन साउथ फेसिंग प्रॉपर्टीज विच ब्रिंग्स मनी, सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी। देखिए साउथ का इंटरेस्ट बहुत बहुत पैसा, बहुत सारा नेम फेम, ये सब चीजें लेके आता है। साउथ के इंट्रेंस को बहुत ज्यादा खराब माना जाता है, लेकिन अगर साउथ का इंट्रेंस, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उनका इंट्रेंस जो है साउथ का होता है। जितने भी जैसे होता है ना, न्यूमरोलॉजी में हम कहते हैं कि 8 नंबर बहुत खराब है, लेकिन 8 नंबर वाले के पास ही सबसे ज्यादा पैसा आगा आता है। अगर उसका सब कुछ बाकी की चीजें अगर सही हो गई तो उसके पास बहुत पैसा आता है। ऐसे ही साउथ के एंट्रेंस को हम बहुत खराब मानते हैं। एक्चुअली खराब मानने का मेन जो पर्पस है वो ये है कि बाकी के जो साउथ के एंट्रेंस है वो बहुत डेंजरस है, वो बहुत ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट लेके आते हैं। तो अब समय के साथ क्या हुआ कि जैसे साउथ का एंट्रेंस अच्छा नहीं है, साउथ का एंट्रेंस अच्छा नहीं, तो ये बात एक बहुत ज्यादा प्रचलित हो गई। ठीक है, जिन्होंने ऐसे पार्शियल नॉलेज जिनके पास था या पार्शियल नॉलेज जिन्होंने फैलाया। ठीक है, तो इसलिए अगर आपका साउथ का एंट्रेंस है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अगर S3 S4 में आता है तो समझ लीजिए वो ब्लेसिंग है, और इस चीज को आप फील भी करेंगे। ठीक है, S4 जो है उसको गृहस्थ जो है एक देवता है वो रूल करते हैं। दिस एंट्रेंस अट्रैक्ट्स मोर मनी, सक्सेस एंड ग्रोथ थ्रू नेम फेम एंड ब्रांडिंग। अगर किसी का S4 का एंट्रेंस है तो वो जो है उसको नेम फेम मिलना ही मिलना है, आप चाहे जो कर लीजिए। जब मैंने जब काम शुरू किया प्रोफेशनली, जब मैंने इस काम को शुरू किया, तो उसके कुछ दिन पहले मैं अपने अपने घर में शिफ्ट हुआ, नए घर में शिफ्ट हुआ, और मेरे घर का एंट्रेंस जो है वो S4 में आता है। और उस घर में जाने के बाद जो नेम और फेम मुझे मिला, जो आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिला, ये चीज जो है मतलब क्या कहते हैं वो अपने आप, मतलब जीवन में आपके जो एस्पिरेशन, अगर उससे मेरा एंट्रेंस अगर अलाइन हो गया, तो फिर अपने आप मुझे मेरे लाइफ में वो चीज आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो अगर S4 का आपका एंट्रेंस है, अगर आप जैसे ऑकल्ट के फील्ड में है फॉर एग्जाम्पल, और आप चाहते हैं कि आपको नेम फेम मिले, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, आपको नेम फेम नहीं मिला, किसी भी फील्ड में, अगर आप मार्केटिंग के फील्ड में हैं या सेल्स के फील्ड में आपको नेम फेम मिले, ठीक है, तो उस केस में अगर आपका S4 का एंट्रेंस होता है तो आपको बहुत ज्यादा ब्लेसिंग मिलती है। S5 जो है यमा, मृत्यु के देवता है, तो ये बहुत ज्यादा नेगेटिव एंट्रेंस है। और ये क्या करता है, डेप्ट और फाइनेंशियल लॉसेस लेके आता है आपकी लाइफ में। आपके कर्जे बढ़ते चले जाएंगे और नुकसान, अगर कहीं आपने इन्वेस्टमेंट वगैरह किया है तो वहां भी, घर खरीदेंगे उसमें नुकसान हो जाएगा, कहीं बैंक वगैरह में पैसा, अगर आपने कहीं शेयर मार्केट में पैसा लगाया तो उसमें नुकसान हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बहुत ही नेगेटिव एंट्रेंस है। S6 जो गंधर्वा है,
This is a highly negative interest. It brings poverty and misery in resident life and increase unnecessary wasteful expenditure. तो अगर S6 का इंट्रेंस है तो जीवन में बहुत सारा जो है मतलब खर्चा बढ़ जाएगा और फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं गरीबी की डायरेक्शन में आप जाना शुरू कर देंगे। S7 भृंगराज। In this entrance, each and every effort of resident will go waste and effort become अनसक्सेसफुल। तो आप कितनी भी मेहनत करेंगे, कितनी भी कोशिश करेंगे, आगे बढ़ने की जीवन में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। S8 ब्रिग। दिस इज अ डेंजरस एंट्रेंस एंड इनऑस्पिशियस एंट्रेंस फॉर फैमिली रिलेशनशिप प्रोफेशनल ग्रोथ। अब देखिए यहाँ पे सारी चीजें ही S8 में अगर कोई एंट्रेंस आ रहा है तो एक तरह से पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दे रहा है, मतलब आपका फैमिली लाइफ, आपका प्रोफेशनल लाइफ, आपकी स्किल, हर चीज को डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये एंट्रेंस, तो इसी वजह से आप अगर देखेंगे बाकी के जो साउथ के एंट्रेंसेस वो बड़े डेंजरस हैं, इस वजह से ये कहा जाता है कि साउथ के एंट्रेंस नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर आपका S3 और S4 में एंट्रेंस है तो ये ब्लेसिंग और बहुत सारी ब्लेसिंग देके जाएगा। ईस्ट का जो एंट्रेंस है, अगेन ईस्ट के कौन कौन से एंट्रेंस हैं, तो E3 और E4 जो है अच्छे एंट्रेंस माने जाते हैं, और E1, E2, E5, E6, E7 एंड E8 ये एंट्रेंस अच्छे नहीं माने जाते हैं। ठीक है, अब इसको फिर समझने की कोशिश करते हैं। E1 में जो है सिखी देवता है। दिस नेगेटिव एंट्रेंस क्रिएट्स अननेसेसरी एक्सपेंसेस, एक्सीडेंटल लॉसेस, फायर रिलेटेड एक्सीडेंट एंड मॉनेटरी लॉसेस। अगर किसी का E1 में एंट्रेंस है तो उसके जीवन में फायर रिलेटेड एक्सीडेंट्स हुआ ही हुआ होगा या होता ही होगा। घर में छोटे मोटे आग जो है यहाँ वहां लगते ही होंगे। तो ये एंट्रेंस जो है बहुत ज्यादा नेगेटिव है और बहुत ज्यादा फायर रिलेटेड एक्सीडेंट्स देने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। E2 जो है पर्जन्या देवता। दिस entrance creates negative effects on the lifestyle of resident and is responsible for wasteful expenditure without any valid reason. E3 में जो आते हैं जयंत देवता। दिस इज द ऑस्पिशियस एंट्रेंस, इट बिकम्स गेटवे ऑफ वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी एंड सक्सेस फॉर रेजिडेंट। इट गिव्स विंडफॉल गेन्स, मनी एंड प्रॉफिट्स। तो ये एक पॉजिटिव एंट्रेंस, अगर E3 में मेरा एंट्रेंस आता है तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट दे के जाएगा। E4 के जो देवता है वो महेंद्र है, महेंद्रा, बेसिकली इंद्र देवता है ये। This is also auspicious entrance that brings unexpected monetary gains and benefit from influential people of society. अगर आपका E4 का entrance होता है तो आपका सोशल सर्कल बहुत बड़ा हो जाएगा और उस सोशल सर्कल से आपको मॉनेटरी गेन भी मिलने शुरू होते जाते। एक होता है कि हमारे संबंध तो बहुत है लेकिन जब जरूरत पड़ती तो कोई काम नहीं आता है, तो ये वैसा वाला नहीं रहेगा। यहाँ पे आपके संबंध बहुत रहेंगे और सारे लोग आपकी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। E5 जो है सूर्य। दिस एंट्रेंस मेक्स पीपल ऑफ द बिल्डिंग मोर एग्रेसिव एंड शॉर्ट टेम्पर। ठीक है। E6 जो है सत्य देवता है, यहाँ पे ये भी एक नेगेटिव एंट्रेंस है। ये क्या करता है, कमिटमेंट जो है, मतलब ऐसे लोग जो इस घर में रहते हैं वो जो है अपनी बात के पक्के नहीं होंगे, वो फॉल्स कमिटमेंट, धोखाधड़ी और इन सब चीजों में लगे रहेंगे। लोग मतलब लोगों को चीट करके पैसा कमाना, लोगों को बेवकूफ बना के पैसा कमाना, ये वैसी वाली प्रवृत्ति इनके अंदर आनी शुरू हो जाएगी और इवेंचुअली धीरे धीरे सोसाइटी में ये बात फैल जाएगी कि ये जो है मतलब लोग जो है ट्रस्टवर्दी नहीं। E7 जो है वृषा। दिस एंट्रेंस मेक्स द पीपल्स बिहेवियर हाईली इनसेंसिटिव एंड रेजिडेंट बिकम मनी माइंडेड मोस्ट ऑफ द टाइम। तो हमेशा पैसे के बारे में सोचना और बहुत ज्यादा ऐसे सेंसिटिव होना ये भी बहुत अच्छी बात नहीं है। तो ये E7 क्या करता है, आपको उस तरीके का एक एटीट्यूड देता है। E8 जो है आकाश। दिस इज अ नेगेटिव एंट्रेंस विच अट्रैक्ट्स फायर रिलेटेड एक्सीडेंट, फाइनेंशियल लॉसेस, थेफ्ट एंड हेल्थ इश्यूज। तो अगर आकाश इस जोन में अगर आपका एंट्रेंस हुआ तो ये आपको एक्सीडेंट दिलाता है, फायर रिलेटेड, फाइनेंशियल लॉसेस, थेफ्ट और हेल्थ इश्यूज लेके आता है। लास्ट जो है हमारा ये है वेस्ट एंट्रेंस। तो वेस्ट में अगेन W3 और W4 जो है वो अच्छे एंट्रेंस माने जाते हैं।
W1, W2, W5, W6, W7 एंड W8 ये अच्छे एंट्रेंस नहीं माने जाते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सो W1 जो है उसका जो देवता है वो पितृ देवता है। दिस इज अ नेगेटिव एंट्रेंस बिकम्स प्राइम रीजन फॉर वेरी लेस पेन एंड अर्ली डेथ। तो अगर किसी का एंट्रेंस W1 में आता है तो उस घर में रहने वाले लोगों की मृत्यु जो है वो बहुत जल्दी हो जाएगी। आकस्मिक जिसको मृत्यु कहते हैं, असमय जिसको मृत्यु कहते हैं, वो वहां पे होना शुरू हो जाएगा। W2 जो है द्वारिक इसके देवता है। दिस एंट्रेंस weakens family bonding and harmony, creates unstable career and insecurity in life। तो फैमिली बॉन्डिंग वीक हो जाएगी, अनस्टेबल करियर हो जाएगा और लाइफ में जो है बहुत सारी इनसिक्योरिटी आएगी। W3 जो सुग्रीव देवता है ये क्या करते हैं, ये एक अच्छा एंट्रेंस है। सो दिस इज एन ऑस्पिशियस एंट्रेंस which brings fantabulous growth, stupendous success, and unbelievable prosperity and gains in monetary benefit in almost all domain of life। तो ये सुग्रीव देवता वाला जो जोन है वो अच्छा एंट्रेंस माना जाता है। ऐसे ही W4 जो पुष्पदंत है ये भी एक अच्छा एंट्रेंस है। यहाँ पे जो भी रेजिडेंट है वो एक हैप्पी और बैलेंस्ड लाइफ जिएंगे। ओवरऑल जो उनकी लाइफ फुलफिलिंग होगी और सक्सेसफुल रहेगा। W5 वरुण देवता। This entrance makes people over ambitious and create problematic condition due to over expectation in their business and relationship। तो अगर आप W5 में अगर आपका एंट्रेंस है तो आपकी एक्सपेक्टेशन सामने वाले से हर एक चीज से वो बहुत ज्यादा होगी। जैसे बिजनेस में भी आप रेस्टलेस रहेंगे कि और कमाना है और कमाना है। रिलेशनशिप में भी जो है आप अगर मान लीजिए आपकी वाइफ है तो आप हमेशा जो है वहां पे उनको आपको लगेगा कि ये मेरे लिए उतना नहीं करती जितना करना चाहिए, तो आपकी एक्सपेक्टेशन हमेशा बढ़ती चली जाएगी और ये W5 का एंट्रेंस इस चीज को और ज्यादा इनहेंस करता है और ये कहीं ना कहीं लाइफ में प्रॉब्लम लेके आता है। W6 जो है उसके जो है असुर देवता है। दिस इज अ नेगेटिव एंट्रेंस विच लीड्स टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ देयर विशेस एंड डिजायर इन लाइफ। W7 दिस एंट्रेंस मेक्स रेजिडेंट एडिक्टेड टू ड्रग कंजप्शन। तो ऐसे घर आपने बहुत सारे ऐसे घर देखे होंगे जहां पे घर का कोई एक मेंबर जो है वो बहुत ज्यादा ड्रग एडिक्ट हो गया। तो आपको उस घर में देखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका एंट्रेंस जो है वो W7 में आता। W8 पाप या क्षमा। दिस एंट्रेंस encourages selfish attitude to resident, reflects selfishness in each and every activity and behavior। They do everything for their own benefits। तो मतलब ऐसे घर में रहने वाले जो लोग हैं वो स्वार्थी प्रवृत्ति के हो जाते हैं और उनका जो नेचर है वो कहीं ना कहीं स्वार्थी प्रवृत्ति का रहता है। तो ये हमने जो है अब चारों डायरेक्शन में जो भी जितने भी एंट्रेंसेस थे वो देख लिए। N3 N4 E3 E4 S3 S4 या W3 W4 ये अच्छा होता है। बाकी के जो एंट्रेंसेस होते हैं वो गड़बड़ होते हैं, हमने ये भी समझ लिया। N3 N4 अच्छा या 3 और 4 जो पद है इसके एंट्रेंस अच्छे क्यों होते हैं, स्वास्तिक के कंसेप्ट से हमने वो भी समझ लिया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं रेमेडियल पार्ट की तरफ। देखिए, अगर आप घर में रहते हैं, अगर आपका अपना जैसे बंगलो है या हाउस है, इंडिपेंडेंट अगर हाउस है, तो मैं हमेशा ये कहता हूं अगर आपका एंट्रेंस अगर गलत जोन में आ रहा है, अगर पॉसिबिलिटी है तो उसको तुड़वा के सही जोन में अपने घर के एंट्रेंस को बना लीजिए। बिकॉज उसकी जो ब्लेसिंग है वो ब्लेसिंग जो है वो बहुत ज्यादा। एक मिनट, मैं W वाला फिर से आपको शेयर कर देता हूँ, आप चाहें तो उसको नोट कर लीजिए। तो अगर कहने का मतलब है अगर आपके घर में अगर आप घर में रहते हैं, अगर आप फ्लैट में रहते हैं, तब तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप अपने घर को डोर को शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप घर में रहते हैं तो 100% आप अपने डोर को अगर शिफ्ट करने की पॉसिबिलिटी है, देखिए अगर नहीं पॉसिबिलिटी है तो रेमेडी है उस चीज की, हम वो करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर पॉसिबिलिटी है तो आपको
उस चीज को शिफ्ट कर लेना चाहिए। अगर आप शिफ्ट करेंगे तो अगेन एनर्जी के कंसेप्ट को समझिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूवमेंट को समझिए। आप उस क्लॉकवाइज मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, वो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग ही लेके आएगा। और यकीन मानिए, इंट्रेंस फिक्स करना वास्तु में सबसे आसान है और सबसे ज्यादा ब्लेसिंग वाली चीज है। ठीक है, तो अगर अपने घर के एंट्रेंस को आप चेंज कर सकते हैं तो प्रॉपर ग्रिड बनवाइए। अगर आप खुद बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं बना सकते हैं तो हायर करिए किसी भी आर्किटेक्ट को। आज तक जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, आप सबके पास अपने घर का ग्रिड होना चाहिए। अगर ग्रिड नहीं है तो 1000 2000 5000 रुपये खर्च करिए, अपने घर का ग्रिड बनवाइए। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपको अपने घर के वास्तु को फिक्स करना है, जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि यस सर जो कह रहे हैं, क्योंकि मैं लॉजिकल बात करता हूँ, मैं आ, कभी भी जो है मैं क्या कहते हैं, ये मैंने आज तक बात ही नहीं, रेमेडी की बात तो मैं बहुत सबसे लास्ट में करता हूँ, तो मैंने कभी ये बात ही नहीं आपसे की कि ऐसा कर लो वैसा कर लो ये कर लो। उसके पीछे का ट्रू साइंस क्या है, मेरा वो पर्पस रहता है। तो घर की एनर्जी को हमें पॉजिटिव करनी है, क्लॉकवाइज करनी है। तो उसके लिए अगर जब तक आप अपने घर का ग्रिड नहीं बनाएंगे तब तक आपको चीजें क्लियर नहीं। अगर आपको नॉर्थ ईस्ट ही आपके घर का नहीं पता है तो आप रिजल्टेंट फोर्स कैसे करेंगे। तो अगर मैंने आपको ग्रिड बनाना सिखाया है, अगर आप बना पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं बना पाते हैं, एक आर्किटेक्ट हायर करिए, उसको बुलाइए, वो आपके घर का पूरा मेजरमेंट लेगा और आपके घर का ग्रिड बना के वो दे देगा। ग्रिड बना के रखिए, क्योंकि अगले 4 5 6 क्लासेस में हम लोग इस पूरी चीज को पूरी तरीके से कवर कर लेंगे और आप 100% आप कर पाएंगे, आप उस चीज को 100% इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं, अगर मान लीजिए कि मुझे अपने घर के डोर को नहीं तोड़ना है तो मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आपका एंट्रेंस नॉर्थ साइड वाला एंट्रेंस अगर आपका है, मतलब N2 N5 N6 N7 N8 और E1, ठीक है। अगर N8 में आपका एंट्रेंस आता है तो आप अगर नहीं भी उसको रेक्टिफाई करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि N8 का एंट्रेंस जो है वो ऑस्पिशियस है। तो N8 को हम लोग यहाँ से निकाल, ठीक है। तो अगर आपके घर का एंट्रेंस N2 N5 N6 N7, और देखिए इवन जो है ये नॉर्थ जोन में ही आता है, इसलिए यहाँ पे नॉर्थ एंट्रेंस में ही उसको रखा गया। उसकी रेमेडी नॉर्थ एंट्रेंस के हिसाब से ही होगी। तो यहाँ पे इवन गलत नहीं लिखा हुआ है, मतलब इंटेंशनली लिखा हुआ है। तो आप सब लोग दो तरीके से, अभी हमें क्या करना है, जो एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी मेरे घर में आके जो मेरे क्लॉकवाइज मूवमेंट को गड़बड़ कर रही है, उस नेगेटिव एनर्जी को आने से रोकना है। क्योंकि अभी यूनिवर्स से मेरा घर दो जगह से कनेक्टेड, नॉर्थ ईस्ट से और डोर से। अब डोर से कनेक्शन का मतलब क्या है कि वहां से पॉजिटिव एनर्जी आनी चाहिए, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी तो मिल नहीं रही है। तो अब पॉजिटिव एनर्जी अगर नहीं मिल रही है तो कम से कम उस नेगेटिव एनर्जी को आने से तो रोका जाए, क्योंकि वो इनहेंस तो कर नहीं है क्लॉकवाइज मूवमेंट को, वो क्या कर रही है और ज्यादा डिस्ट्रक्ट कर रही है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है। तो अब कम से कम ये है कि घर में जो क्लॉकवाइज एनर्जी मूव कर रही है, कम से कम उसको डिस्टर्ब ना करे, ये पर्पज है। तो इसलिए आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक चौखट है, इस चौखट पे नीचे जो है, मतलब चौखट आप चाहे तो चौखट के ऊपर भी कट कर सकते हैं, चौखट के नीचे भी कट कर सकते हैं। बट द गोल इज कि आपको इस डोर से, मतलब बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, फ्रॉम वन एंड ऑफ द डोर टू अदर एंड ऑफ द डोर, इन दोनों को बिल्कुल कहीं भी गैप नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आप जो है इसको कट करेंगे यूजिंग, आपको मार्केट में जो है वास्तु टेप मिल जाते हैं, ठीक है, 3 से 4 इंच के वास्तु टेप आते हैं, उससे आप उसको कट कर सकते हैं। ठीक, या फिर आप अगर परमानेंट उसको कट करना चाहते हैं तो वहां पे आप जो है एल्यूमिनियम की स्ट्रिप आती है, जो एल्यूमिनियम की स्ट्रिप आती है वो स्ट्रिप आपको लेना है। जैसे अगर पत्ती है, जैसे मान लीजिए अगर ऐसे पत्ती है तो उसको ऐसे खड़ा लेना है, ठीक है। घर के आगे जहाँ पे चौखट है वहां पे आपने एक तरह से उसको कट किया, मतलब उसको एक तरह से थोड़ा सा वहां पे आपने खुदाई कर ली हल्की सी, और एल्यूमिनियम के स्ट्रिप को इस तरीके से खड़ा ये नीचे चला जाएगा।
पूरा वन, अगेन फ्रॉम वन डोर, जहां पे हमारा एक चौखट है, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा ब्लॉक करना, बीच में कहीं कोई गैप नहीं होना चाहिए। अगर आप परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं, अगर आप मान लीजिए टेप लगाते हैं, टेप आपका निकल जाएगा, कोई आएगा जाएगा वो भी देखेगा टेप लगा हुआ है, तो आप वैसा नहीं चाहते हैं, तो आप अपने चौखट के आगे जो अपने मशीन्स होते हैं, कटर होते हैं, उनसे आप उसको कट करके वहां पे एक गड्ढा बना लेते हैं। गड्ढा बना के एल्यूमिनियम की जो स्ट्रिप है उसको ऐसे नहीं, इस तरीके से खड़ा उसमें डाल देना है, और उसको वहां पे अगर आप लगाएंगे तो वो भी उस चीज की रेमेडी हो जाती है। एल्यूमिनियम स्ट्रिप वाली चीज सबको समझ में आ गई? मतलब ये जो रेमेडी करने वाली बात है, किस तरीके से उसको करना, ये सबको समझ में आ गया क्या? प्लीज राइट यस इन चैट बॉक्स। आउटसाइड डोर करना है, इनसाइड डोर नहीं करना है, घर के बाहर के साइड में करना है, घर के अंदर नहीं करना है। ठीक है? तो अगर आपका घर खराब डायरेक्शन में आता है, तो वो, अगर आपका घर खराब डायरेक्शन में आता है, अगर आपका घर का एंट्रेंस खराब डायरेक्शन में आता है, तो इस तरीके से आप, जैसे नॉर्थ के एंट्रेंस को मैंने बताया कि आप ब्लू कलर की पट्टी लीजिए, उससे कट कर लीजिए। ठीक है? तो इस तरीके से, या फिर आप क्या करेंगे, एल्यूमिनियम की पट्टी लेंगे और उससे उसको कट कर सकते हैं। ठीक है? आई होप सबको ये क्लियर हो गया। तो ये आपने क्या कर दिया, एनर्जी जो आ रही है वो आपने ब्लॉक कर दी। अब हम क्या कहते हैं कि एक वर्चुअल एंट्री हम ओपन करेंगे। वर्चुअल एंट्री का पर्पस क्या है, कि हम कहते हैं कि जो पॉजिटिव एनर्जी आनी थी डोर से, वो कहीं और से लेके मैं घर में आऊं, ताकि मेरा जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है वो मूवमेंट हमेशा बना रहे। ठीक है? तो वो वर्चुअल एंट्री कैसे ओपन करनी है उसकी बात आगे के स्लाइड्स में करेंगे, पहले हम लोग कट करने की बात कर लेते हैं। तो ये नॉर्थ एंट्रेंस आई थिंक सबको क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं साउथ एंट्रेंस की। तो अगर आपका डोर E8, S1, S2 या S5, इसको लिख लीजिएगा, अगर आपका डोर E8, S1, S2 या S5 में आता है, तो ये बहुत ज्यादा इनऑस्पिशियस है और लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके आएगा। तो इसको जो है आप, साउथ के जो भी इंट्रेंस है, इसको आप रेड कलर के टेप से कट करेंगे। जैसे हमने नॉर्थ का कट किया था ब्लू कलर से, यहाँ पे हम रेड कलर से करेंगे, या फिर कॉपर की स्ट्रिप लेंगे, अगेन उसको खड़ा इस तरीके से कॉपर की स्ट्रिप लेके डोर के आगे जो है, अगेन आप छोटा सा एक गड्ढा कर लेंगे और इस तरीके से खड़ा उसको वहां पे लगा देना है। और आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि गैप नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि घर के अंदर कोई एनर्जी किसी भी छोटे से गैप से भी जा रही है, वो पूरा का पूरा प्रॉपर तरीके से कट होना चाहिए। ठीक है? इसके बाद ईस्ट का एंट्रेंस आता है। तो अगर E2, E5, E6 और E7 में अगर आपका डोर है, तो वो ईस्ट का एंट्रेंस है और वो गड़बड़ है, तो उसको कट करने के लिए, ब्लॉक करने के लिए हम ग्रीन कलर की पट्टी लगाएंगे। जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में, इस तरीके का ग्रीन कलर का आप पट्टी लगाएंगे, या फिर आप चाहे तो स्टेनलेस स्टील, जो स्टील आता है, स्टील की भी जो है पट्टी जो है आप लगा सकते हैं वहां पे। ठीक है? और लास्ट जो है वेस्ट का एंट्रेंस जो है, W5, W2, W5, W6, W7, W8 एंड N1, अगर ये एंट्रेंसेस अगर आपके आते हैं, तो आप वाइट कलर का जो पट्टी है उसको यूज करके इस एंट्रेंस को ब्लॉक करेंगे, या फिर आप आयरन यूज करेंगे इसको ब्लॉक करने के लिए। ठीक है? ब्रास नहीं, आयरन यूज करेंगे आप, ब्रास मत लिखिए। अगर साउथ वेस्ट का एंट्रेंस आता है, मतलब S6, S7, S8 और W1, S6, S7, S8 एंड W1, अगर इसका एंट्रेंस आता है, तो हम क्या करेंगे फिर, येलो कलर का जो है टेप लेंगे, उससे उसको कट करेंगे, और यहाँ पे ब्रास, यहाँ पे आयरन नहीं, यहाँ पे ब्रास जो एलिमेंट है, मेटल है, उस ब्रास मेटल को यहाँ पे हम यूज करके उसको कट कर सकते हैं। ठीक है?
तो अभी ये कटिंग वाला जो हमें ब्लॉक करनी है एनर्जी, सबको क्लियर हो गई? अगर क्लियर हो गई तो प्लीज राइट यस इन चैट बॉक्स। वेरी गुड, वेरी। ठीक है, मैं वेस्ट एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए, वेस्ट में W2, W5, W6, W7, W8 एंड N1, अगर ये इंट्रेंसेस आते हैं तो ये जो है आपको क्या कहते हैं, व्हाइट कलर का टेप आता है, उससे आप उसको ब्लॉक करेंगे। येलो कलर नहीं, व्हाइट कलर का टेप आता है, उससे आप उसको ब्लॉक करेंगे। और या तो फिर अगर आपको मेटल यूज करना है तो आप आयरन का मेटल यूज करके उसको ब्लॉक करेंगे। ठीक है, अब ये हम लोगों ने बात कर ली कि कैसे उसको ब्लॉक करेंगे ताकि वो नेगेटिव एनर्जी घर के अंदर ना आए, और ताकि फिर वो जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है उसको वो डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं अब हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर हमें वर्चुअल एंट्री ओपन करनी है, ठीक है, तो वर्चुअल एंट्री जो है वो 8 डायरेक्शंस में ही ओपन हो सकती है। जैसे या तो N3 N4 में आप ओपन करेंगे, S3 S4 में आप ओपन करेंगे, E3 E4 में, W3 W4, इन 8 डायरेक्शंस में ही आप अपनी वर्चुअल एंट्री ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब वर्चुअल एंट्री ओपन करने के लिए करना क्या है? जैसे मान लीजिए अगर आपको नॉर्थ में अगर अपनी एंट्री ओपन करनी है, तो इस तरीके के डोर का एक पिक्चर लेके, इस तरीके के डोर का एक पिक्चर लेके आप अपने नॉर्थ के N3 या N4 में लगा सकते हैं। और आप सबकॉन्शियस माइंड को आपने ये अब बात कह दी, नाउ दिस इज माय वर्चुअल एंट्री, यहाँ से पॉजिटिव एनर्जी एंटर करेगी घर में। तो उस तरीके का एक डोर लेके हम लोग का प्लान है, आई थिंक कि आपको ये जो डोर्स की पिक्चर है ये हम लोग प्रोवाइड करेंगे। जो चैनल है वहाँ पे आई थिंक लिंक शेयर किया जाएगा आप लोगों के साथ। तो आपको जो आज लॉगिन डिटेल मिला है वहाँ पे चैनल की डिटेल आई होगी, तो आप उसको प्लीज सब्सक्राइब करिए। वहाँ पे आपको ये जो डोर्स हैं, इन डोर्स की पिक्चर शेयर कर दी जाएगी। तो जिस भी घर का एंट्रेंस आपका, जो भी आप वर्चुअल एंट्री ओपन करना चाहते हैं, फिर वो आप वो ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर साउथ का है, S3 या S4 में अगर मुझे वर्चुअल एंट्री ओपन करनी है, तो इस तरीके के डोर की एक पिक्चर लेके मैं अपने साउथ के वॉल पे, और मुझे जो जोन मैंने मार्क किया उसमें S3 या S4 को देखना है, और S3 S4 में ही किसी एक पे लगाना है। ऐसा नहीं करना है कि मैंने कहीं भी लगा दिया। तो जो साउथ का जोन है, साउथ के जोन में S3 S4 कहाँ आता है उसको मार्क करिए और वहां से उसको लगा दीजिए। ऐसे ही E3 and E4, W3 and W4। ठीक है, तो ये 4 अलग अलग डायरेक्शन में आप अपने वर्चुअल एंट्रीज ओपन कर सकते हैं। इस तरीके से, इस तरीके का डोर, या तो आप अगर ऑनलाइन भी सर्च करेंगे तो आपको डोर मिल जाता है। अगर आपको कलर, उस कलर का डोर नहीं मिलता है तो भी चल जाता है। इट्स मोर लाइक अ सिंबॉलिक। तो अगर आप किसी एक जनरल डोर का भी फोटो अगर आप लेके लगाते हैं तो वो भी काम कर जाता है। लेकिन अगर कलर, उस कलर के देख के, डायरेक्शन को देख के अगर उसका लगाया गया तो वो थोड़ा और ज्यादा उसको इनहेंस करता है, क्योंकि वो एंटी एक्टिविटी उस जोन की नहीं रहेगी, तो वो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली करना क्या है कि आपको सबसे पहले अपने एंट्रेंस को देखना है। अब देखिए, आज से आप सब लोग अपने घर को, वास्तु को शुरू करिए करना, ताकि धीरे 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 जब तक ये कोर्स खत्म होगा, आप उस जगह पे बैठे होंगे कि आप खुद कह के जाएंगे कि यस सर, जो घर की एनर्जी वो पॉजिटिव हो गई, लाइफ में ब्लेसिंग आनी शुरू हो गई है। और जितने डिटेल में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इंटेंशन यही है कि आप इसको कर पाए। मतलब अगर आप किसी पेड क्लासेस में भी जाएंगे तो अल्टीमेटली इससे कम इंफॉर्मेशन, आई थिंक जो स्वास्तिक का कंसेप्ट है और जो चीजें मैंने बताई, ये चीजें कोई बात नहीं करता, बिकॉज ये बहुत इजीली अवेलेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई एक टेक्स्ट बुक उठाया और वहां पे आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल गई। ठीक है, तो बहुत ऐसे
आप ये समझ लीजिए कि बहुत सारा हार्डवर्क रहता है इसके पीछे, और हार्डवर्क करने का सिर्फ पर्पज इतना ही है कि अगर किसी एक व्यक्ति की जिंदगी भी अगर अच्छी हो गई तो उसकी ब्लेसिंग जीवन में मिलेगी, बस इतना ही मतलब पर्पज है। तो डोर को आज के बाद आप सब लोग अभी डोर को समझ गए, डोर किस डायरेक्शन में होना चाहिए, कौन सा अच्छा डोर है, कौन सा खराब डोर है। उसको अगर खराब डोर है तो कैसे उसकी रेमेडी करके उसको हम कट करेंगे। और मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि डोर इज द मोस्ट पावरफुल थिंग, बहुत बहुत पावरफुल है और बहुत इजी है उसका वास्तु फिक्स करना। तो जरूर करिए, अगर आपके घर का डोर अगर इनऑस्पिशियस है, आप 75,000 रेमेडी कर लीजिए, लेकिन आप एनर्जी के फ्लो को समझिए, क्लॉकवाइज फ्लो को समझिए। अगर आप घर में वास्तु के बड़े बड़े पिरामिड भी लाके आपने रख लिए, नहीं कुछ होने वाला है जब तक आप उस क्लॉकवाइज प्रिंसिपल को नहीं समझते हैं। एनर्जी को अगर आप फिक्स नहीं करेंगे, जीवन में ब्लेसिंग नहीं आएगी। सिर्फ वास्तु का मतलब ये नहीं है कि हमने ये रेमेडी कर ली, लाके नंदी घर में रख लिया, लाके कुबेर देवता नॉर्थ में लगा देंगे तो घर में पैसा। अगर नॉर्थ में कुबेर देवता लगाने से घर में पैसा आता तो ये इतनी सारी चीजों की जरूरत ही क्या है। सब लोग जो है कुबेर देवता खरीदे और नॉर्थ में लगा दे, उनकी तो पूजा भी नहीं करनी कि नहीं पूजा करेंगे तब खुश होंगे, सिर्फ लगा ही देना है उनको। तो ऐसा नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल, सिर्फ और सिर्फ चीजें लगा लेने से घर का वास्तु नहीं होता है, इसको प्लीज समझिए आप लोग। एनर्जी को समझिए, रिजल्टेंट फोर्स जो मैंने बताया है उसको समझिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। और आज जो हम लोगों ने पढ़ा है डोर, क्योंकि अल्टीमेटली डोर अगर सही डायरेक्शन में होगा तो वो घर की क्लॉकवाइज एनर्जी को इनहेंस करता है, और जितना ज्यादा वो इनहेंस करेगा उतना ज्यादा लाइफ में ब्लेसिंग आएगी। अगर डोर मेरा गलत डायरेक्शन में है तो अब उस क्लॉकवाइज एनर्जी को वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, तो जितना ज्यादा मूवमेंट उस घर में होगी उतना ज्यादा मेरा क्लॉकवाइज जो है एनर्जी फ्लो डिस्टर्ब हो रहा है। तो आज आपको मैंने सिखा दिया कि कैसे आपके अपने डोर को कट करना है और कैसे वर्चुअल एंट्री ओपन करनी है। अगर आपने सिर्फ इतना भी कर लिया तो आपकी जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग आएगी। दूसरी जो चीज आपको करनी है, दूसरी चीज आपको ये करनी है कि जो रिजल्टेंट फोर्स को आप कैसे फिक्स करेंगे। नॉर्थ ईस्ट का जोन आपने अपने घर में निकाल लिया होगा, देखिए वहां पे एक तो उसको क्लटर फ्री करिए, एकदम हल्का कर दीजिए, ठीक है। अगर मंदिर वहां नहीं बना सकते कोई बात नहीं, वहां से भारी चीजें हटाइए, वहां पे उस जोन को जितना आप साफ सुथरा रख सकते हैं रखिए। वहां पे एक मनी प्लांट का पौधा जो है छोटे गमले में, आप ब्लू कलर का पॉट में उसको वहां पे लगाइए। अगर आप वो लगाते हैं तो वहां की एनर्जी धीरे धीरे एक्टिवेट होनी शुरू हो जाएगी। ब्रह्म स्थान को देखिए, ब्रह्म स्थान में कोई हैवी आइटम, कोई हैवी चीजें नहीं आनी चाहिए, वो फ्री होना चाहिए। और साउथ वेस्ट जो है जितना आप भारी कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी को हमें रोकना है वहां पे। साउथ वेस्ट को जितना भी, ये नॉर्थ ईस्ट ब्रह्म स्थान साउथ वेस्ट, इसका स्पेशल केयर करिए और डोर को फिक्स करिए। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इंडिविजुअल डायरेक्शंस की बात करेंगे और बहुत सारी चीजें हम पढ़ते चले जाएंगे। फॉर द टाइम बिंग ये दो चीजें अपने हिसाब से, अगर कुछ भी नहीं कर सकते, नॉर्थ जो डोर हमारा गलत जगह पे आ रहा है उसको कट करिए, वर्चुअल एंट्री ओपन कर लीजिए। नॉर्थ ईस्ट ब्रह्म स्थान और साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट को एकदम हल्का कर दीजिए, फ्री कर दीजिए, क्लटर फ्री कर दीजिए। वहां पे जितना ब्लू कलर लेके आ सकते हैं थोड़ा बहुत लेके आइए, अगर छोटा है तो ब्लू कलर बढ़ाइए। और वहां पे गमले में गमले में एक मनी प्लांट लगा दीजिए, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें मैं नॉर्थ ईस्ट के लिए शेयर करूंगा जब हम नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे, जब रेमेडी की बात करेंगे। बट जस्ट फॉर द टाइम बिंग आप अगर इतना भी कर लेते हैं, ब्रह्म स्थान को हल्का कर देते हैं, ओपन कर देते हैं, एम्प्टी कर देते हैं, ओपन नहीं एम्प्टी कर देते हैं, और साउथ वेस्ट को भारी करिए, वहां पे बड़ी अलमारियां ये वो आप लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो जब आप ये चीजें करेंगे आप देखेंगे, आप खुद ये इस चीज को आपको खुद खुद फील करना है कि मेरे घर का जो वास्तु है, मेरे घर की एनर्जी वो कैसी लग रही है मुझे, उसमें चेंजेस लग रहा है कि नहीं लग रहा है मुझे, आप खुद इस चीज को फील कर पाएंगे। क्योंकि अल्टीमेटली अब आप एनर्जी प्रिंसिपल को समझ गए हैं, और एनर्जी प्रिंसिपल को जब आप जितना ज्यादा समझेंगे उतना ज्यादा, क्योंकि अब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए, अरे मुझे तो पता है कि ये चीज ऐसे ही काम कर रही है। सिर्फ घर में कुबेर देवता की फोटो लगाने से या उनका मूर्ति लगाने से नहीं पैसा आएगा, नहीं अपॉर्चुनिटी आएगी। हमें एनर्जी प्रिंसिपल को समझना पड़ेगा। जब हम उन चीजों को बैलेंस करेंगे
तब जाके जो कुबेर देवता का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि वो अपॉर्चुनिटी और धन लेके आएंगे, तब वो धन लेके आएंगे। ठीक है, तो आई होप कि सबको डोर का कंसेप्ट आज क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ है तो प्लीज राइट यस इन चैट बॉक्स ताकि मुझे समझ में आए। वेरी गुड, वेरी गुड। मनी प्लांट आप सॉइल में भी लगा सकते हैं, या चाहें तो आप वाटर में भी लगा सकते हैं। वाटर में भी अच्छा है, सॉइल में भी लगाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, ग्रेट 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 ग्रेट। ठीक है, आई थिंक सो आज का जो टॉपिक था वो हम लोगों ने कवर किया। अब नेक्स्ट जब क्लास में मिलेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग डायरेक्शंस जो अपने 16 डायरेक्शंस शुरू करने वाले हैं। और वॉल प्लांटर में मनी प्लांट लगा सकते हैं, लगा सकते हैं मैम। अल्टीमेटली द गोल इज कि बहुत भारी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहां पे बहुत बड़ा गमला लगा दिया और बहुत सारी मतलब मिट्टी भर दी वहां पे, क्योंकि वो भारी अगर हो जाएगा तो अगेन उस एनर्जी जगह की एनर्जी को वो ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। ठीक है, ठीक है, चलिए फिर विल एंड द सेशन। एक बार राधे राधे कर लेते हैं पुरुषोत्तम जी। जी सर, जी बिल्कुल बिल्कुल। सर एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ करेंगे क्या? 1 मिनट। जी जी।